बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि एविडेंस है वेव नेचर ऑफ लाइट के लिए। अब जब तक यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तब तक न्यूटन मर चुके थे। सो इन्होंने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया कि लाइट जो है वो वेव नेचर पजेस करती है। हम अपने नेचर ऑफ लाइट वाले लेक्चर में डिस्कस करके आए। हाँ, तो अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का लेक्चर जो है वो देख कर आएँ कि आपको पाथ डिफरेंस का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो फर्स्टली हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाइट की जो वेव्स हैं उनके सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लाइट वेव्स के जो होते हैं वो सोर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सस्टेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा होता है अनसस्टेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अब सस्टेंडेड सोर्स ऑफ लाइट जो होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं और कोहेरेंट होते हैं। अब मोनोक्रोमेटिक का मतलब उसके पास सिर्फ एक कलर होता है। जैसे आपने लेज़र लाइट देखी होगी, जो बच्चे जिससे खेलते हैं, उसका सिर्फ एक ही कलर होता है, या तो ग्रीन कलर की होती हैं या तो सिर्फ क्या बोलते हैं इसको रेड कलर की होती हैं। और उनकी जो जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी वेवलेंथ जो होती है वो बिल्कुल सेम, वो एक ही उसकी जो वेवलेंथ होती है या उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो एक ही वैल्यू पजेस करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी लाइट्स को हम कहते हैं कोहेरेंट लाइट्स। और ये जो कोहेरेंट लाइट होती हैं ये मिलके सस्टेंडेड सोर्स ऑफ लाइट प्रोवाइड करती हैं। देखिए यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और इनकी वेवलेंथ जो होगी एक दूसरे से वो भी सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती हैं अनसस्टेंड सोर्स ऑफ लाइट, जो कि पॉलीक्रोमेटिक है, मीन्स उनमें एक से ज़्यादा कलर होंगे, और वो नॉन कोहेरेंट है, मीन्स उनमें कोई भी सेम फ्रीक्वेंसी वाली नहीं होगी। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अरेंज ऑर्डर में है, मगर ये अरेंज ऑर्डर में नहीं है। इनमें किसी की फ्रीक्वेंसी क्या, किसी की वेवलेंथ क्या, ये डिपेंडेंट नहीं होती। और इसकी जो एग्जांपल है, हाँ, इसमें दो से ज़्यादा कलर्स मौजूद होंगे। पॉलीक्रोमेटिक के मीन्स दो से ज़्यादा कलर मौजूद होंगे। इसका एग्जांपल है सनलाइट। अब सनलाइट जो होती है वो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो अपने 7 कलर्स को इमिट करती है। कौन से कलर? जो रेनबो में होते हैं। आप इनका एग्जांपल देख लें। सस्टेंडेड सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आगे करेंगे। और जो अनसस्टेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है वो जो होता है वो सनलाइट में होता है। जब किसी बबल पर ये सनलाइट की रेजेस गिरती हैं तो क्या होता है, बबल पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर बनते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लू बन रहा है, यहाँ पे डार्क ब्लू बन रहा है, यहाँ पे लाइट ब्लू बन रहा है, यहाँ पे पिंक, मीन्स डिफरेंट कलर जो है वो शो होते हैं और इनकी कोई भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ। सो इंट्रोडक्शन में क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय थॉमस यंग इन 1801। ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था वो थॉमस यंग से परफॉर्म किया गया था। उन्होंने 1801 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या दिखाया कि जो लाइट है वो वेव नेचर पजेस करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, वो वेव नेचर पजेस करती है। और उन्होंने हमें ये बताया वो वेव नेचर पजेस करती है, और उन्होंने हमें ये बताया कि जो सेंटर है, सेंटर पर ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं और दूसरी साइड जो है वहाँ पर डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ कि देखें क्या हुआ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब उसने उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से क्या हुआ कि जब रेजेस जो थी वो निकली, जो वेव्स जो थी वो जब निकली, तब क्या हुआ कि उसने एक आगे डबल स्लिट एक रख ली, एक ऐसी प्लेट रख ली जहाँ पे 2 सुराख थे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इस प्लेट को हम कहते हैं डबल स्लिट। अब इससे क्या हुआ कि ये जो वेव्स थी ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ह्यूजीन के प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है कि जब भी कोई वेव किसी भी जगह से गुजरे या किसी भी होलो स्पेस से गुजरे तो वो होलो स्पेस उसका नेक्स्ट सोर्स बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स यहाँ पे इसका न्यू सोर्स जनरेट हो गया। अब देखें, ये न्यू सोर्स जनरेट हो गया और ये दोनों वेव्स एक दूसरे से इंटरफेरेंस करने लगी, क्योंकि ये दोनों वेव्स अलग अलग थी। अब इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम, इनकी वेवलेंथ भी सेम, इनका टाइम पीरियड भी सेम है, मगर ये दोनों एक दूसरे से इंटरफेरेंस करने लगी। इंटरफेरेंस के नतीजे में हमारे पास यहाँ पर बनी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। अब देखें, आप थोड़ा यहाँ पे गौर करें कि क्या हुआ कि ये जो सेम कलर वाली थी, ये जो सेम कलर वाली हमारे पास वेव लेंथ है, देखिए ये ब्लू से इंटरसेक्ट कर रही है। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बीच में
ब्राइट स्पॉट बना, और ये जो रेड ब्लू से इंटरफेयर कर रही है, इससे क्या हुआ, यहाँ पे डार्क स्पॉट बना। सो इसी तरह जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, और इससे जो आगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस निकाली गई वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब कैसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे निकाली गई वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। देखें न्यूटन गलत साबित कैसे हुए कि देखें, अगर लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर पजेस करती है, अगर लाइट पार्टिकल नेचर पजेस करती है तो उसको यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर वापस जाना चाहिए था, और ब्राइट फ्रिंजेस सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर बनने चाहिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे सिर्फ स्लिट्स निकली पड़ी हैं, अगर लाइट पार्टिकल नेचर पजेस करती है तो जो यहाँ पर जो है ब्राइट फ्रिंजेस सिर्फ यहाँ पर बनने चाहिए थे, बीच पर सिर्फ हर्डल की वजह से डार्क फ्रिंजेस बनने चाहिए थे, मगर यहाँ पे हर्डल भी है, यहाँ पर रुकावट भी है, यहाँ पर ओपेक भी है, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस बनी हुई है। ये ही जो है लाइट की वेव नेचर को शो करता है, क्योंकि वेव्स ही एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकती हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पर किया और डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनाई। सो मेरे ख्याल से आपको इसका एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। सो हम अब डिस्कस करेंगे इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को और किस तरह से इसने अपने एक्सपेरिमेंट को अरेंज किया। अब हमारे जो बुक है उसमें इसको थोड़ा डिफ़िकल्टी इसको डिफ़ाइन किया गया है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको जितना सिंपल हो सके उतना आपको समझाऊं। देखिए उसने अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, पहले उसने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली। मोनोक्रोमेटिक सोर्स कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ एक कलर होता है, जैसे लेज़र वगैरह। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पोजीशन बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स हैविंग 2 नैरो स्लिट्स। अब देखें क्या किया उन्होंने, ये जो स्लिट है ये S1 S2 वाली, इसको स्क्रीन से थोड़ा दूर रखा, और जो हमारे पास स्लिट है उसमें 2 सुराग रखे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 सुराग जो बिल्कुल पतले थे उनको कहा जाता है स्लिट्स। स्क्रीन इज एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। स्लिट S1 एंड S2 आर इल्यूमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो S1 और S2 स्लिट्स थी वहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट गुजरती थी, और उसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा। डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स बिटवीन S1 एंड S2 इज D। और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, देखें यहाँ पे S1 और S2 से जो डिस्टेंस है वो D कहलाएगा, और डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू स्क्रीन, सोर्स से स्क्रीन तक मीन्स यहाँ से लेकर स्क्रीन तक, इस पॉइंट से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो L कहलाएगा। और द C इज़ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और ये जो है C ये स्क्रीन का सेंटर है। ठीक है, उसके बाद द मिड पॉइंट ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द सेंटर पॉइंट इज नोन एज द मीन एज शोन इन द फिगर। अब ये जो बीच में आप देख रहे हैं कि रेड लाइन खिंची हुई है, इसको हम कहते हैं मीन पॉइंट। अब हमारे बुक में कुछ इस तरह की डायग्राम आपको नज़र आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ कि फर्स्टली अब हम इस टॉपिक में हमारे पास 3 गोल्स आ गए। पाथ डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2। अब ये पाथ डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे 2 केसेस से। एक हमारा केस होगा कंस्ट्रक्टिव का, दूसरा होगा डिस्ट्रक्टिव का। सो स्टूडेंट्स, ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में जो फ़र्क आता है कि कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट क्यों बनती है और डिस्ट्रक्टिव में डार्क क्यों बनती है, वो इस पाथ डिफरेंस की वजह से है। सो ये देखिए पाथ डिफरेंस पहले होता है, हमने इस बेसिक स्ट्रक्चर को तो समझ लिया। ऊपर ये S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस D, और ये हमारे पास आ गया L, और ये बीच का पॉइंट सेंटर C आ गया, ये हमारे पास O वगैरह जो भी है। अब देखें पहला केस हम 2 केसेस को साथ लेके चलेंगे। एक हमारा है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, ये S1 और S2 ये दोनों स्लिट्स हैं, ये दोनों सोर्स का काम कर रही हैं। अब इनसे वेव्स जो हैं वो इमिट होती हैं, और ये इमिट होके किसी भी एक पॉइंट पर गिरेंगी जहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट फ्रिंज बनाएंगी और डिस्ट्रक्टिव में डार्क फ्रिंज बनाएंगी। अब देखें S1 से एक रे निकली और जो है ब्राइट फ्रिंज पर आके रुकी, और इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव में S1 से जो रे निकली वो डार्क फ्रिंज पे आके लगी। इसी तरह S2 से भी एक वेव निकली और यहाँ पर इससे जाकर इस दूसरी वेव से जाकर मिली, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बना, क्योंकि ये दोनों जो वेव्स थी इनकी जो
फ्रीक्वेंसी वगैरह, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ जो थी सेम थी, इस वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई और यहाँ पर ब्राइट स्पॉट बना। और इसी तरह यहाँ पर जो थी ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थी, उस वजह से यहाँ पर डार्क स्पॉट बना। अब क्या है कि इनके पीछे की जो साइंस है वो क्या है, देखें क्या है कि बाकी अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं ये सेम है, इन दोनों के ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। ये दोनों वेव्स जो हैं, ये जो फॉर सपोज ये जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस केस में भी और इस केस में भी इनकी लेंथ जो है वो सेम है, सिवाय इस ट्राइंगल के जो जिसको मैंने अलग किया है यहाँ से S1 S2 और इस रेड लाइन के बीच का। अब ये जो इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। अब ये जो पाथ डिफरेंस है ये डिसाइड करता है कि जो फ्रिंज बनेगी वो ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी, मींस यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सो स्टूडेंट देख लें इससे क्या हुआ कि देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारे पास लाइन आ गई, अब इस लाइन की वजह से सिर्फ ये जो हमारे पास डिस्टेंस बचा है ये आप जो डिस्टेंस देख रहे हैं इस डिस्टेंस को कहा जाता है पाथ डिफरेंस। ये दोनों कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की केसेस में डिफरेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जनरली तो सेम होगा मगर इनके केसेस में डिफरेंट होगा। अब देखिए क्या होगा, ये जो हमारे पास स्पॉट बन गया, ये जो पर्पल कलर की लाइन, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस हमने फाइंड करना है, किस तरह से, हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब इनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। अब इन जो रेज हमारे पास निकल रही थी S1 और S2 से, उसको हमने नाम दिया R1 और R2 का। और यहाँ पे जब हमने परपेंडिकुलर गिराया तो क्या हुआ कि ये B और D का जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया पाथ डिफरेंस का। अब ये पाथ डिफरेंस हमने फाइंड करना है और S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस D है और इस ट्राइंगल को हमने नाम दिया AB। ठीक है, ये इस ट्राइंगल के दो हिस्से हो गए, सॉरी ये जो ट्राइंगल है वो तीनों से में तकसीम हो गया। ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास AB आ गया बेस और BD आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर। अब इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे। स्टूडेंट्स देख लें कि मैंने पाथ डिफरेंस किस हिसाब से निकाला कि ये देखें, ये जो हमारे पास दो रेज थी वो दोनोों इक्वल थी, मगर इनमें जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस क्या था, ये डिफरेंस था सिर्फ इसका। किस चीज़ का डिफरेंस था ये डिफरेंस था सिर्फ इस टुकड़े का। इस टुकड़े को हमने R1 और R2 से डिनोट किया। R2 का जो हिस्सा है मींस फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, R2 को हमने माइनस किया R1 से, मेरे ख्याल से आप समझ भी रहे होंगे, R2 के इस हिस्से को हमने माइनस किया R1 से। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रैक्टिकल रिजल्ट कैसे आएगा कि इसको माइनस करने से हमारे पास जो जवाब आएगा वो आ गया BD, मीन्स हमें BD की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ R1 टू R2, डिस्टेंस BD इज नोन एज द पाथ डिफरेंस। जो हमें जानना है, एज वी नो दैट, हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। कहाँ से हमने ये ली, फ्रॉम द ट्राइंगल ABD। इससे हमने BD की वैल्यू फाइंड करनी है। अब परपेंडिकुलर पे ये हमारे पास आ गया BD जो हमने यहाँ पे रखा, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, वहाँ पर हमारे पास आ गया ये हमारे पास आ गया D। अब देखें, सॉरी वो मैंने पहले गलत बोल दिया कि यहाँ पर जो हमारा है ये हमारे पास बनेगा बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया बेस और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पे हमने रख दिया D। अब D को आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास BD की वैल्यू आ गई। BD की वैल्यू हमने जनरल में कैलकुलेट कर ली, वो आ गई हमारे पास BD साइन थीटा। ठीक है, अब BD की वैल्यू आ गई D साइन थीटा, तो हमने BD की जगह पर इस वैल्यू को रख लिया D साइन थीटा। अब देखें, अब हम इसको स्पेसिफाई करेंगे कि क्या हुआ कि देखिए, फर्स्टली जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास हो रही थी वहाँ पर भी पाथ डिफरेंस D साइन थीटा था। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी तब भी हमारे पास जो पाथ डिफरेंस था वो D साइन थीटा था। मगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जिस डिफरेंस की वजह से यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है और जिस डिफरेंस की वजह से यहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही है, वो है क्या, वो कौन सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस है इस पॉइंट का। ये जो पाथ डिफरेंस हमारे पास है वो D साइन थीटा तो है, मगर हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ा था कि पाथ डिफरेंस जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता है वो होता है m लैम्डा, और ये जो हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव का वो होता है D साइन, वो होता है m प्लस 1/2 लैम्डा। यही डिफरेंस है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास आ गई पाथ डिफरेंस की वैल्यू। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस वैल्यू को याद रख लें,
एम लेमडा को और एम प्लस 1/2 हाफ लेमडा को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या है कि हमने यही सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, हमने पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे गोल की तरफ, जो कि है डिस्टेंस ऑफ एनी डार्क और ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। अब हमने डिस्कस कर लिया कि सेंटर में जो स्पॉट बन रहा था वो बन रहा था ब्राइट। अब हर्डल के होते हुए भी, किसी रुकावट के होते हुए भी हमारे पास सेंटर में जो स्पॉट बन रहा है वो बन रहा है ब्राइट। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन थी इसने न्यूटन को गलत साबित कर लिया। अब किसी भी पॉइंट P पर हमारे पास क्या है कि वहाँ पे सेंटर से लेकर उस पॉइंट P तक हमने मालूम करना है कि ये जो डार्क ही या ब्राइट फ्रिंज है उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये देखें, ये हमारे पास सेंटर में है ये ब्राइट स्पॉट। ठीक है, इससे लेकर यहाँ तक जो हमारे पास ब्राइट स्पॉट है यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, और ये जो आप देख रहे हैं सेंटर का ब्राइट स्पॉट यहाँ से लेकर इस डार्क तक का क्या डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है। अब जिसमें हम मालूम कर रहे हैं कि एक सेंटर के ब्राइट से लेके दूसरे ब्राइट तक का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब हम देख रहे हैं कि जब हम सेंटर से किसी डार्क का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, ये हमारे पास केस हो गया डिस्ट्रक्टिव का। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डार्क बेंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, ये आ गया डिस्ट्रक्टिव का केस। और ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ ब्राइट बेंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, ये आ गया हमारे पास कंस्ट्रक्टिव का केस। हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को सेपरेटली। किस तरह से देखें, फर्स्टली क्या हुआ है कि यहाँ पे हम ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं एक, यहाँ पे जो स्लिट्स के बीच का जो सेंटर है उसको हमने O सपोज किया, और ये जो सेंटर है यहाँ पे यहाँ पे ब्राइट स्पॉट जहाँ पे बन रहा है उसको हमने कंसीडर किया C। और यहाँ पर जहाँ पर हमने मालूम करना है कि सेंटर से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या है, वो हमने डिनोट किया है P से। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो Y है, और हमने मालूम क्या करना है, देखिए मालूम हमने करना है कि इनके बीच का एंगल क्या है, मीन्स इनके बीच का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस इनके बीच का क्या है, वो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें y की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब क्या है कि y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट टू पॉइंट P कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ट्राइंगल POC। अब हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया POC, इससे हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट टू P की, ये है y। अब हमें पता है कि टेंजेंट जो है हमारे पास, क्या जो टेंजेंट है वो बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो है y, और जो बेस है वो हमारे पास है l, वो क्या है हमारे पास l। अब y अपॉन l हमारे पास आ गया, एज अ y अपॉन l हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आ गई। अब ड्यू टू वेरी स्मॉल एरिया टेंजेंट जो है वो इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू साइन थीटा। और जब हम फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये कि अब ये जो फ्रिंजेस बन रही हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी बन रही हैं। अब इस छोटी छोटी फ्रिंजेस की बनने की वजह से टेंजेंट जो है वो टेन थीटा जो है वो साइन थीटा के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा। मीन्स जब हम साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे तब भी हम y अपॉन l लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा पहला केस जो होगा वो होगा डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर से लेकर किसी भी ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से वो डिस्कस करेंगे, देखिए फर्स्टली हमारा मेन गोल है हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो ऊपर हम देख के भी आए कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू y अपॉन l। अब क्या है कि देखिए हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो आ गया d साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लेमडा। यहाँ पे लिखा नहीं मगर आप यहाँ पे देख लें, d साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लेमडा। सो द डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट कैन बी डिटरमाइंड बाय। अब एनी ब्राइट फ्रिंज का, किसी भी ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से लेकर इस ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस जो है वो हम कैसे मेयर कर सकते हैं, फॉर्मूला ये लगा के d साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लेमडा। साइन थीटा को रिप्लेस किया टेन थीटा से, जो कि हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, क्योंकि एंगल बहुत छोटी होगी उस वजह से हमने टेन थीटा रिप्लेस किया। और एज वी नो दैट
टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एल। सो हमने वाई अपॉन एल यहाँ पर रिप्लेस कर लिया जो कि इक्वल है एम लेमडा के। अब डी वाई अपॉन एल आ गया, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू चाहिए तो हमने एल को रिप्लेस कर दिया ऊपर और डी को रिप्लेस कर दिया नीचे। सो हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला वाई इज इक्वल्स टू एम लेमडा एल अपॉन डी, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। मीन्स किसी भी ब्राइट स्पॉट का सेंटर से लेकर कितना डिस्टेंस है वो हम इस फॉर्मूला से मालूम कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा दूसरा केस, डिस्टेंस ऑफ एनी डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। ये हमारे पास डार्क फ्रिंज आप गौर कर देख सकते हैं, इसका सेंटर से लेकर कितना डिस्टेंस है वो भी हम इस y को जहन में रख के हम इसको मालूम कर सकते हैं। किस तरह से, ये देखें, फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा इज इक्वल्स टू m प्लस 1/2 लैम्डा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं मगर यहाँ पे ये होगा। सो एनी डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट कैन बी डिटरमाइन। कैसे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, d sin थीटा इज इक्वल्स टू m प्लस 1/2 लैम्डा। अब साइन थीटा की जगह आपने टेन थीटा रिप्लेस कर लिया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एल। ठीक है, हम ऊपर भी ये चीज़ डिस्कस करके आए, विच इज इक्वल्स टू m प्लस 1/2 लैम्डा। अब एल को हमने इसके साथ रख लिया m प्लस 1/2 लैम्डा के साथ। सो नीचे हमारे पास d आ गया और हमने y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली और y की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली। अब इस y की वैल्यू से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि सेंटर से लेकर कहाँ तक हमारा डार्क स्पॉट है या सेंटर से लेकर कहाँ तक हमारा ब्राइट स्पॉट है, वो पिछले वाले फॉर्मूला से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि देखें, जब हमें सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट P तक जाना हो, वो ब्राइट फ्रिंज हो, तब हम फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें सेंटर से लेकर किसी भी डार्क फ्रिंज तक जाना हो तब हम फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो ये इस्तेमाल करेंगे, y इज इक्वल्स टू एल m प्लस 1/2 लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, ये केस जो है वो कंस्ट्रक्टिव के लिए और ये डिस्ट्रक्टिव के लिए। आपको ये चीज़ें जहन में रखनी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं थर्ड गोल की तरफ, जो कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेंड्स। कोई भी दो बेंड्स के बीच में, कोई भी दो डार्क या कोई भी दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, या उसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, या हम उसको कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेंड। अब उसको कैलकुलेट करना है हमें। अब देखें, फर्स्टली क्या है कि यहाँ पे थोड़ा देख लें कि ये हमारे पास एक वाइट स्पॉट है। ठीक है, यहाँ से लेकर दूसरे देखिए, अब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। देखिए कि एक वाइट स्पॉट से दूसरे वाइट स्पॉट तक का जो डिस्टेंस है वो हमने मेयर करना है, क्योंकि अब हमें सेंटर को अपने दिमाग में नहीं रखना। अब हमें किसी भी दो वाइट का या किसी भी दो डार्क स्पॉट का हमने डिस्टेंस मालूम करना है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, या हम इसको कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। सो देख लें क्या हो यहाँ पे कि फर्स्टली हमने यहाँ पे सेंटर कंसीडर किया है। फॉर सपोज मैंने सिर्फ सेंटर उस वजह से कंसीडर किया है क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर की वैल्यू जो है वो हमने अभी जो है कैलकुलेट की है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस वजह से मैंने यहाँ पे सेंटर कंसीडर किया। अब देखें, सेंटर की वैल्यू जो थी वो हमें वाई एम से मिल गई। सेंटर की जो वैल्यू जो थी हमने वाई जो है हम पीछे डिटरमाइन कर लिए कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए। अब क्या हुआ, अब इस सेंटर से लेकर आगे तक का डिस्टेंस, ये एक ब्राइट फ्रिंज है वो बढ़ा दूसरे ब्राइट फ्रिंज की तरफ। मींस क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये सेंटर जो है इसकी वैल्यू फॉर सपोज यहाँ पे 3 है, तो इस दूसरे की वैल्यू होगी 4, मींस y प्लस 1 हो गई। इसी तरह हमारे पास आ गया डार्क में, ये एक डार्क से दूसरे डार्क तक का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये डार्क था 2 तो ये डार्क बन गया 3, y m प्लस 1। ठीक है, एक फ्रिंज आगे चला गया। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मींस इनके बीच का जो हमारे पास डेल्टा होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है इन दी फॉर्म ऑफ डेल्टा y। ठीक है स्टूडेंट्स,
हमने डिस्कस करना है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा वाई। अब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डार्क बैंड्स, वो हमने आगे चल के डिस्कस करना है। दोनों केसेस के लिए हम अलग अलग डिस्कस करेंगे इसको। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट केस को, जो कि है कंस्ट्रक्टिव का। अब कंस्ट्रक्टिव के केस में हमारे पास क्या होता है, देखिए हमारे पास बनती हैं ब्राइट फ्रिंजेस, क्योंकि हमारे सेंटर पर भी जो है ब्राइट फ्रिंज बन रही है और सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो हम अभी भी मालूम कर चुके हैं। सो हम सेंटर पॉइंट को कंसीडर करें। अब सेंटर पॉइंट से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस वाई एम कंसीडर किया गया। अब सेंटर जो थी वो ब्राइट फ्रिंज थी, इस सेंटर से लेकर हम यहाँ तक बढ़े, ठीक है, एक सेंट्रल ब्राइट से लेकर हम एक ब्राइट फ्रिंज तक बढ़े, तो हम वाई एम से वाई एम प्लस 1 का हमने सफ़र तय किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन मींस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टू एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स, वो हमने मालूम करना है। इसका मतलब हमने डेल्टा वाई मालूम करनी है। फॉर सपोज देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास फाइनल आ जाता है, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल है और ये हमारे पास इनिशियल, मींस हमने इस फाइनल को इस इनिशियल से माइनस करना है, तो हमें इनका चेंज मिल जाएगा। अब देखिए चेंज हमारे पास कैसे मिलता है, देखिए ये हमारे पास डेल्टा आ गई और डेल्टा वाई से हमने फाइनल को इनिशियल से माइनस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल और ये हमारा इनिशियल। अब फाइनल की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, जिसे कि हमने वाई एम की वैल्यू तो निकाली है, वो है एम लेमडा एल अपॉन डी। अब देखिए लेमडा एल अपॉन डी जो है वो तो हमने ब्रैकेट के अंदर रख लिए, और जो एम था वो कॉमन था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे m प्लस 1 पहले से ही लिखा हुआ है, तो m कॉमन था और m प्लस 1 को हमने ऐसे ही रख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए माइनस और वाई एम, यहाँ पर m कॉमन है तो हमने m रख लिया, और बकाया जो डेल्टा लेमडा एल अपॉन डी जो है वो हमने यहाँ पर रख लिया। अब देखें ये जो m प्लस 1 है, इससे इस सारी इक्वेशन को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले तो ये मल्टीप्लाई होगा m के साथ, दूसरी बार ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अगर हमने इसको m से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जवाब आता है वो m लेमडा एल अपॉन डी आ जाता है, उसके बाद प्लस लेमडा एल अपॉन डी आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस में क्या हुआ कि दें यहाँ पर m को मल्टीप्लाई हमने करवाया इससे, तो क्या जवाब आया, माइनस एम लेमडा एल अपॉन डी। अब ये माइनस का टर्म है और ये प्लस का टर्म है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, और डेल्टा वाई जो हमारे पास आई वो आई लेमडा एल अपॉन डी, जो कि दो ब्राइट स्पॉट के बीच का डिस्टेंस है। लेमडा डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड केस, जो कि है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है कि ये देखें कि कोई भी दो डार्क फ्रिंजेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हमने मालूम करना है। ठीक है, अब इस डार्क को हमने सेंटर पर कंसीडर कर लिया, और सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने मालूम किया है बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेंटर से लेकर किसी भी डार्क तक का डिस्टेंस हमने ये मालूम किया है। अब क्या है कि ये हमने सेंटर कंसीडर कर लिया इस डार्क पॉइंट को, यहाँ से लेकर किसी भी एक दूसरी डार्क पॉइंट तक का डिस्टेंस हम कैसे मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है वाई एम, तो हमने क्या किया, एक डार्क फ्रिंज शिफ्ट करके हम इससे आगे चले गए, हमने वाई एम प्लस 1 कंसीडर कर लिया। अब क्या है देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है कि हमने इनके बीच का चेंज मालूम करना है। क्या, डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस में इन दोनों के बीच का चेंज मालूम करना है। कितना चेंज आया, टू एडजेसेंट डार्क बैंड, दो एडजेसेंट डार्क बैंड के बीच में। अब ये कैसे मालूम करेंगे, बाय द डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई हमारे पास क्या आया है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू वाई एम प्लस 1 माइनस वाई एम, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ कि वाई एम की वैल्यू यहाँ पर थोड़ी चेंज है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज है और पीछे इसकी वैल्यू चेंज थी। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे एल एम प्लस 1 अपॉन 2 लेमडा अपॉन डी, ये इसकी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, सेंटर से लेके किसी भी डार्क पॉइंट तक की ये वैल्यू है। अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर लेमडा और एल इन दोनों को लिया गया और डी को लिया गया। अब ये जो है वो हमने यहाँ पे रख ली, और बकाया जो हमारे पास एम थी वो एज अ कॉमन उठा ली गई, प्लस 1 जो है वो यहाँ पर पहले से मौजूद था, और जो 1/2 है वो हमने
एज अ कॉमन यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। ये हमने एक और इक्वेशन में कंसीडर कर लिए। उसके बाद माइनस की साइन आई और वाई एम की वैल्यू हमने फिर पुट की। अब देखिए स्टूडेंट्स, वाई एम की वैल्यू पुट करने में हमने ए यहाँ पे पुट की और लेमडा भी हमने पुट की, उसके बाद हमने डी भी यहाँ पे पुट किया। अब क्या है कि उसके बाद एम जो है यहाँ पे कॉमन उठाया गया, सिर्फ हमने एक एम उठाया और प्लस 1/2 को हमने इस ब्रैकेट में रख लिया। अब क्या है, ये माइनस की साइन जो है ये इन दोनों टर्म्स को अलहदा करती है। अब क्या है कि इस वाली ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मींस इसको हमने पहले m से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से करना है, फिर 1/2 से करना है। अब इस वाली ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से इस वाली ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, एक m से दूसरा 1/2 से। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास जवाब आ जाता है लेमडा एल एम अपॉन डी प्लस 1 टाइम हमने ये किया तो लेमडा एल अपॉन डी, और दूसरी बार अगर हमने हाफ टाइम्स किया तो लेमडा एल अपॉन 2d। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन आ गया और लेमडा एल एम अपॉन डी, उसके बाद ये प्लस इनटू माइनस जो हुआ वो कितना हुआ, माइनस लेमडा एल अपॉन 2d। अब देखें जो भी इनमें से निगेटिव टर्म्स हैं वो पॉजिटिव वालों से कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि ये और ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारे एक दूसरे से कैंसिल हो गए और बाकी बचा हमारे पास लेमडा एल अपॉन डी। अब डेल्टा वाई का जो डिस्टेंस हमारे पास आया वो आया लेमडा एल अपॉन डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पीछे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव का केस था वहाँ पर भी हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन डी, और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव का जो केस है वहाँ पर भी हमारे पास लेमडा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन डी। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या बनता है कि देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी दो डार्क या कोई भी दो ब्राइट, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के फॉर्मूला सेम आने का मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस दो डार्क के बीच में उतना डिस्टेंस दो ब्राइट के बीच में। अब देखिए हम सारे टॉपिक की समरी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सो हमने समरी करनी है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब हमने पहले कैलकुलेट किया कि जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं वो किस वजह से बनती हैं, वो पाथ डिफरेंस की वजह से बनती हैं, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लेमडा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रल ब्राइट से किसी भी ब्राइट स्पॉट तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो उसका हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कोई भी दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन डी, जो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो क्यों होती है, मीन्स डार्क स्पॉट क्यों बनते हैं, किसी भी पॉइंट पर डार्क स्पॉट क्यों बनते हैं, वो ड्यू टू दिस पाथ डिफरेंस बनते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किसी सेंट्रल ब्राइट से किसी भी डार्क स्पॉट तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो हमने इस फार्मूला से कैलकुलेट किया। उसके बाद कोई भी दो डार्क स्पॉट से जो डिस्टेंस है एक दूसरे का वो कितना है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन डी, वो हमने कैलकुलेट किया। और ये आज की सारी समरी जो हमने डिस्कस की। सो हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। सो आगे हम डिस्कस करेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस और माइकलसन इंटरफेरोमीटर, और जो भी पैरामीटर रहते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।